तो शादी के कार्ड में साफ साफ लिखा मेरी बुआ की शादी में जरूर जरूर आना। बच्चे को ज्यादातर अगर उनको कोई ऐसी दिक्कत होती है तो या तो मोबाइल हाथ में दे देते हैं या और दूसरे कामों में उसको बिजी कर देते हैं। बच्चे का आपस में किसी से इंटरेक्शन न होने की वजह से ना तो सोशलाइजेशन है ना कम्युनिकेशन है, तो हमारा सबसे पहले मुंह रेड हो जाता है एकदम। तो एक उम्र क्या होती है कि बच्चे को इस उम्र के बाद तो बोलना ही चाहिए, वहां से वो बोल सकता है, एक मिनिमम उम्र क्या होती है? पर लेकिन ये बिल्कुल पूरी तरह से रॉन्ग है। किसी भी पैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है। आज के इस पॉडकास्ट के जो हमारे मेहमान है वो है डॉक्टर मुरली सिंह। डॉक्टर मुरली एक स्पीच थेरेपिस्ट है जिन्हें लगभग 25 साल से ज्यादा का अनुभव है। बच्चों में तुतलाना, हकलाना जैसी जो समस्याएं होती है वो क्यों होती है, हमने इन सभी टॉपिक पर आज बात की है। आपने देखा होगा कि कुछ लड़कों की जो आवाज है वो लड़की जैसी होती है, कुछ लड़कियों की आवाज है वो लड़कों जैसी होती है। उसके पीछे का मेन रीजन क्या है, मेन कोज क्या है, ऐसे तमाम टॉपिक पर हमने डॉक्टर मुरली से बात किया है इस पॉडकास्ट में। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर मुरली जी का इन हेल्दी पॉडकास्ट। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मुरली आपके हेल्दी पॉडकास्ट में। डॉक्टर मुरली, हमने देखा है कि जो पहले के समय में है कभी भी जो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ती थी, बच्चा बोलने लगता था अपने आप में। लेकिन आज के समय में जो है बहुत ही ज्यादा बच्चों को समस्याएं हो रही है बोलने में। इसके पीछे का मेन कोज क्या है? नमस्कार आपका। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो आज अभी नए दौर में जो बच्चों को स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है उसका सबसे मेन कॉज ये है कि पहले जो अब से 20 साल या 25 साल पहले थे वो ज्वाइंट फैमिली का एक चलन था। पूरे इंडिया में ज्वाइंट फैमिली रहती थी और अभी पिछले 15-20 सालों में न्यूक्लियर फैमिली है। तो बच्चों को प्रॉपर स्पीच स्टिमुलेशन नहीं मिलता, क्योंकि पहले क्या था कि चाचा ताऊ बाबा दादी और चाचा ताऊ पूरी फैमिली रहती थी। एक फैमिली में 8 से 10 लोग रहते थे। पर लेकिन अब क्या है कि एक बच्चा है और एक उसके बच्चे के मम्मी पापा है, वो भी दोनों या तो वर्किंग है, अगर दोनों में एक वर्किंग है और एक घर पे है तो उसको भी सबसे मेन प्रॉब्लम ये होया कि वो भी बच्चों से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं हो पाते। और बच्चे को ज्यादातर अगर उनको कोई ऐसी दिक्कत होती है तो या तो मोबाइल हाथ में दे देते हैं या और दूसरे कामों में उसको बिजी कर देते हैं। तो मेन कॉज यही है कि बच्चे के साथ प्रॉपर स्पीच स्टिमुलेशन नहीं हो रहा, बच्चे ज्वाइंट फैमिली में नहीं है, बच्चे का आपस में किसी से इंटरेक्शन न होने की वजह से ना तो सोशलाइजेशन है ना कम्युनिकेशन है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है और ये धीरे 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 और बढ़ता जा रहा है। ये एक इसका मेन कोज है। तो किस तरह की, वैसे अगर आप रोज जो है 1000 से ज्यादा लोगों को, मतलब बच्चों को आप देखते हैं प्रतिदिन, तो आपको ये क्या लगता है कि मोस्टली समस्याएं क्या निकल के आ रही है बच्चों में स्पीच से रिलेटेड? मोस्टली समस्या ये आ रही है कि बच्चा ज्यादातर या तो फैमिली में सिंगल बच्चा है, और अगर सिंगल बच्चा है तो वो उसके साथ उसकी आया या दूसरे इस तरह के जो भी उनके यहाँ से काम कर रहे हैं वही बच्चे की देख रेख कर रहे, केयर टेकिंग वही कर रहा है। और केयर टेकिंग को वाले को उतना ज़्यादा वो इंटरफेयर नहीं कर सकता बच्चे के मैटर में, क्योंकि सबसे मेन प्रॉब्लम यह है कि अगर एक फैमिली का मेंबर है तो बच्चा अगर कोई गलती भी कर रहा है तो उसको वो डांट भी सकता है। पर लेकिन अगर एक वो केयर टेकर है वो बच्चे को नहीं तो डांट सकती है, और बच्चे को तो एक प्रॉपर उसको जितना इंस्ट्रक्शन दिया वो उतना ही उसके साथ में काम करेंगे। और फैमिली के मेंबर के नाम पे उसके फादर हो या मदर दोनों वर्किंग है, वो इवनिंग में आएंगे, बच्चे को खाना पीना खिलाएंगे और थोड़ी बहुत देर के लिए अगर बच्चा जिद कर रहा तो उसको हाथ में मोबाइल या कोई दूसरी जो स्क्रीन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप उनको दे देंगे और बच्चा उसी में बिजी रहेगा। बच्चा जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल कार्टून देख रहा है वो उसमें, या और यूट्यूब पे देख रहा, वो उस तरह की जितनी भी ऐसी चीज़ों को देख रहा है तो उसी से रिलेटेड उसकी वो आवाज़ भी निकालना शुरू कर देता है। दूसरा उसको यह है कि उसको बातचीत करने का तो हैबिट ही नहीं होती, बल्कि जिस तरह से बच्चा को वो साउंड निकाल रहा उसमें, जिस भी चैनल को वो या जिस भी वो सोशल मीडिया को देख रहा तो वो बच्चा भी उसी तरह से करना शुरू कर देता है। तो सबसे मेन यही कोज है कि बच्चे के साथ में हमें प्रॉपर एक वर्क करना चाहिए। अगर हम प्रॉपर बच्चे के साथ में एक्टिव होकर वर्क करेंगे तो बच्चा बिल्कुल पूरी तरह से स्पीच से रिलेटेड उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर लेकिन पेरेंट्स से क्या करते हैं, जब बच्चे की एज 3 से या 4 साल की हो जाती, जब दिखाई दे रहा बच्चा नहीं बोल रहा, तो वो 3-4 साल के बाद बच्चा के पेरेंट्स वो भी क्या अपने पेडिट्रिशियन या किसी दूसरे डॉक्टर्स के पास जाते हैं और वहाँ भी वो 4-6 महीने साल भर वो थोड़ा वेट कराते हैं, इंतजार कराते हैं, और बच्चे की 5-6 साल की एज हो जाती है और बच्चा पूरी तरह से या तो डिलेड स्पीच हो जाता है
या बच्चे में वर्चुअल ऑटिज्म के सिम्टम होते हैं। तो इस तरह से बच्चे की है कि ये बड़ी समस्या है। अगर आप इन सभी चीज़ों से निजात पाते हैं तो आपको इमीडिएट अपने बच्चों पे स्पेशल ध्यान रखना होगा और एक टाइम के अकॉर्डिंग उनके साथ में प्रॉपर स्पीच स्टिमुलेशन भी करना पड़ेगा, बच्चों के साथ में सोशलाइजेशन भी करना पड़ेगा और एक 3-4 साल तक बच्चे के साथ में जो माँ का अटैचमेंट होगा वो भी प्रॉपर करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपनी जॉब में या इस तरह के कामों में लगे रहे तो हमारे जो बच्चे, जो हमारी जनरेशन आने वाली है, वो बैकफुट पे चली जाएगी और हमें आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या होने जा रही है। वर्चुअल ऑटिज्म जो अभी आपने बताया है, क्या होता है वर्चुअल ऑटिज्म? इसके लक्षण क्या होते हैं? वर्चुअल ऑटिज्म के लक्षण ये होता है कि जैसे बच्चा 1.5 या 2 साल का होगा तो बच्चा बहुत जो किसी अपनी मम्मी के पापा के साथ वो उसको चलने के साथ लिए या उसको कहीं जाने के लिए या वो गोदी में आने के लिए और तरह की कई चीज़ें की वो इस तरह की जिद करता है। पेरेंट्स क्या करते हैं कि उसकी जिद की वजह से उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं और मोबाइल पकड़ाने से बच्चा उसमें कुछ मूवी या कुछ कार्टून या कुछ इस तरह की चीज़ें देखता है और बच्चा बड़ा खुश होता है। खुश होने के बाद पेरेंट्स को भी वो कोई किसी तरह की परेशानी नहीं कर रहा। जब वो परेशान नहीं कर रहा तो पेरेंट्स बड़े खुश है क्योंकि उसे तो दिखाई दे रहा तेरा बच्चा तो बहुत अच्छे से बैठ रहा, क्योंकि बच्चा तो इधर उधर देख ही नहीं रहा। फिर बच्चे तो अपनी एक्टिविटी में मस्त है, पर लेकिन पेरेंट्स ये नहीं देख रहा कि आने वाले टाइम में 1 या 2 साल बाद ये एक तुम्हें समस्या का कारण बनेगा। ओके, तो एक उम्र क्या होती है कि बच्चे को इस उम्र के बाद तो बोलना ही चाहिए, वहां से वो बोल सकता है? एक मिनिमम उम्र क्या होती है? मिनिमम उम्र बच्चे की 1 ईयर के बाद बच्चे को बोलना चाहिए। क्योंकि अगर एक बच्चा 1 साल का हो गया तो उसे मम्मा पापा बाबा दादा जो छोटी छोटी एक्टिविटी है उसको डेली रूटीन की एक्टिविटी उसको करना चाहिए। और वो अगर इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है तो आप मान के चले कि बच्चा नॉर्मल है। पर लेकिन पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि पेरेंट्स उस और तो ध्यान नहीं दे रहा, पर लेकिन वो क्या देख रहा है कि बच्चा तो सारी एक्टिविटी तो नॉर्मल कर रहा हो, खाना पीना भागना दौड़ना, बल्कि और यह है कि बहुत हाइपर एक्टिविटी है, एक जगह टिक के नहीं बैठ रहा। पेरेंट्स बड़ा खुश है, पेरेंट्स तो सोचा कि मेरा बच्चा तो बिल्कुल एकदम पूरी तरह से परफेक्ट है, पर लेकिन पेरेंट्स ये नहीं देख रहा कि ये बच्चा जो हाइपर एक्टिव है, एक जगह टिक के नहीं बैठ रहा, पंजों के बल पे चल रहा, सोशलाइजेशन नहीं कर रहा, अपना सामान को किसी से शेयर नहीं कर रहा, तो उस समय तो पेरेंट्स बड़ा खुश है। पर लेकिन जैसे ही उस बच्चे की एज 3 से 4 साल की हो जाती है तो तब जाके पेरेंट्स थोड़ा सा एक्टिव होता है और तब जाके वो पहले तो वो पेडिट्रिशियन के पास जाता है, फिर 1 साल या 6 महीने उधर रहता है, फिर वो धीरे धीरे जब कोई बताता है तो तब वो स्पीच थेरेपिस्ट के पास आता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, बच्चे को 1 से 1.5 साल में ही हमें पता लगाना चाहिए कि क्या बच्चा पर्टिकुलर जो उसे डेली रूटीन में जो उसके मम्मी पापा या और जो फैमिली रिलेटेड में जो ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं हम, उन ऑब्जेक्ट को प्रॉपर वो इंडिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो इंडिकेट कर रहा तो मान के चलेंगे बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। ओके, हकलाना एक बहुत बड़ी बीमारी है, बच्चों में हकलाने लगते हैं। ये हकलाने को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, बच्चा क्यों हकलाता है, किस कारण से हकलाना शुरू कर देता है? बच्चे जो आपने हकलाने वाली बात बताई, हकलाने का क्या था, हकलाना पहले भी था पर लेकिन बहुत माइनर था, अब बहुत ज्यादा हो गया। इसको बोलते हैं स्टैमरिंग। स्टैमरिंग क्या होता है कि आजकल सभी फैमिलियों में इस तरह से होना शुरू हो गया कि अगर एक बच्चा हमारा किसी स्कूल में पढ़ रहा, फॉर एग्जांपल यहाँ से दिल्ली में डीपीएस संस्कृति या और दूसरे बड़े नामी स्कूल है, तो अगर एक किसी का हमारे पड़ोस वाले का या मेरे रिलेटिव का या किसी भाई का या चाचा का या ताऊ का बच्चा उस तरह के स्कूल में पढ़ रहा, तो हमारी भी ये एक्सपेक्टेशन रहेगी कि मुझे भी अपने बच्चे को वहाँ एडमिशन कराना चाहिए। पर लेकिन सब बच्चों का अपना IQ अलग है, सब बच्चों की बुद्धि की लपता अलग है कि वो किस तरह से कैचिंग पावर करेगा, किस तरह से उसकी एक्टिविटी होगी। तो ये सब का हमारा मानव जाति में ऐसा कुछ नहीं है कि एक आदमी थोड़ा सा एक्टिव रहेगा, थोड़ा सा कुछ कम होगा, कोई अपना टेक्निकल लाइन में जाएगा, कोई मेडिकल में जाएगा, कोई दूसरे काम में जाएगा, सबका अपना अपना अलग काम है। पर लेकिन हमारे जो भी पेरेंट्स है ज़्यादातर वो ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी जिस तरह से मेरे उस रिलेटिव का बच्चा है या मेरे भाई का बच्चा है उसी तरह से एक्टिव रहे। तो जैसे ही वो स्कूल में जाना शुरू करेगा तो बच्चे से हमारी ये एक्सपेक्टेशन होगा कि मेरा बच्चा भी मेडिकल लाइन में जाएगा, मेरा बच्चा इंजीनियरिंग में जाएगा या मेरा बच्चा भी IAS या PCS बनेगा। तो जैसे ही बच्चा थोड़ा थोड़ा वो उसको अपने IQ के हिसाब से वो उसी लेवल से चल रहा, तो हमारे जितने जो इस तरह पेरेंट्स हैं और बच्चे को या तो डांटना शुरू कर देंगे या डांटने के साथ साथ वो उससे इतना एक्सपेक्टेशन करेंगे कि वो बच्चा पूरी तरह से
और दूसरे बच्चों से भी बहुत हाई लेवल पे, क्योंकि वो कंप्यूटर तो है नहीं कि कंप्यूटर का बटन दबाएंगे और वो उसी तरह से करेंगे। तो उसी पोजीशन में बच्चे में जैसे ही उसे दिखाई देगा उसके मम्मी पापा या जो भी उससे इस तरह की एक्सपेक्टेशन कर रहा था, वो बच्चा घबराना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही वो घबराएगा तो साइकोलॉजिकल उससे जैसे ही वो बातचीत करना शुरू करेंगे तो उस बच्चे की स्टैमरिंग होनी शुरू हो जाएगी। उसमें ऐसा भी हो सकता है, क्लास में भी हो सकता है, क्योंकि एक क्लास में 40 या 50 बच्चे हैं, सबके बच्चों की अलग अलग कैपेसिटी है, अलग अलग उसका आईक्यू है, और सबके बोलने की और उसकी कैचिंग पावर, ब्रेन कैचिंग पावर और सबकी अपनी अलग अलग है। तो वहाँ भी क्या होता है कि कहीं कहीं स्कूलों में इस तरह के टीचर्स है, वो उन बच्चों से भी उसी तरह की एक्सपेक्टेशन करना चाहते जैसे दूसरे बच्चे हैं, पर लेकिन ऐसा चीज़ संभव नहीं है। तो उसी के कारण बस साइकोलॉजिकल बच्चा स्टैमरिंग करना शुरू हो जाता है। स्टैमरिंग कोई किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। अगर हम स्टैमरिंग पे पूरी तरह से और बच्चे के साथ में साइकोलॉजिकल रूप से बिल्कुल ठीक से बात करेंगे और उस बच्चे को हम ये बताएंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं है और उससे प्रॉपर बात करना शुरू करेंगे, तो उस बच्चे की स्टैमरिंग की प्रॉब्लम बहुत आसानी से चली जाएंगी। पहले तो बच्चा ये था कि अभी तो 2-3 साल या 4 साल में लोगों ने पेरेंट्स, क्योंकि एक एक 2-2 बच्चे हैं, सब अपने बच्चे को स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेने जाना शुरू कर दिया। पर लेकिन जब हम इस फील्ड में आए 20 से 25 साल पहले, तो 25 साल पहले ये था कि या तो बच्चे की एज 18-20 साल होगी, या तो उसको कहीं किसी इंटरव्यू में जाना क्योंकि उसकी एजुकेशन पूरी होगी, या शादी होने से पहले, क्योंकि जब बच्चे की शादी होती थी तो उसमें साफ साफ ये देखते कि मेरा लड़का या लड़की अगर उसको स्टैमरिंग की तुतलाने हकलाने की प्रॉब्लम है तो उस समय स्पीच थेरेपिस्ट के पास आते थे। पर लेकिन अब जो नया दौर है इसमें 2 या 3 साल के बाद ही पेरेंट्स आना शुरू कर दिया, और पेरेंट्स पूरी तरह से बच्चों के प्रति एक्टिव है। क्यों वो एक्टिव तो है, पर लेकिन वो अपनी तरफ से एक्टिव होने के बाद भी उसको मालूम है कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, इससे प्रॉब्लम हो सकती है, पर लेकिन फिर भी उसमें लगे। आपने देखा होगा अभी भी जो भी शादी के कार्ड आ रहे हैं, तो शादी के कार्ड में साफ साफ लिखा मेली बुआ की शादी में जरूर जरूर आना, मेली मौसी की शादी में जरूर जरूर आना। तो उस समय पेरेंट्स बड़ा खुश होते हैं और वो कार्ड पे भी लिख के भेजते, बल्कि अगर बच्चा बोलता है इस तरह की तोतली आवाज में तो पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है, बड़ा खुश होता है। पर लेकिन वही आवाज कुछ समय बाद उसकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और उसके बाद फिर हमारे जो भी स्पीच थेरेपिस्ट उन लोगों के पास उस बच्चे को लाते हैं, और ये बहुत क्यूरेबल है, इसमें कोई बड़ी समस्या ऐसी नहीं है, ये आसानी से जा सकती है। ओके, तो मतलब जो हकलाने की समस्या है वो डर से आती है। यस। तो अननेसेसरी कोई प्रेशर नहीं डालना चाहिए। अननेसेसरी हमें किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं डालना चाहिए, और जो बच्चे हैं उनको बिल्कुल फ्रेंडली आसान आराम से जिस तरह से बच्चे से हमें बात करनी उसी तरह से बात करेंगे तो ये समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ओके, तो आप किस तरीके से ट्रीट करते हैं हकलाने जैसी समस्याओं को? हम हकलाने जैसी समस्याओं को पहले तो हम ये देखते हैं कि बच्चे की जो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि वो जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं। ये हो सकता है जेनेटिक, ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे दादा दादी या चाचा ताऊ या और हमारी जेनेटिक उसमें इस बच्चे की इस तरह की प्रॉब्लम स्टैमरिंग की, तो उसका 50 से 60% ये भी चांसेज है अब वो आने वाली जनरेशन में भी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो हम पहले ये जो हमारा एक फॉर्मली एक असेसमेंट होता है, पहले तो हम पेरेंट्स से जब पूछते हैं कि आपकी फैमिली में, दोनों फैमिली में, मदर की फैमिली में भी और फादर की फैमिली में भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो हम उसको जेनेटिक, अगर साइकोलॉजिकल उसको दिक्कत है, स्टैमरिंग है उसको जेनेटिक, तो हम फिर उस पर वर्क करते हैं। और अगर हमें देखा कि वो इस तरह से अडोप्ट किया कि वो पेरेंट्स के प्रेशर देने से, या वो कहीं ऐसा है उसके बराबर में उसके कोई पड़ोस में या उसका कोई फ्रेंड या कोई इस तरह का कोई सर्कल है उसको भी स्टैमरिंग है, तो वो उसकी भी बात को भी पकड़ना शुरू करता है। या वो कहीं स्कूल में या कहीं जिस तरह से भी जिसमें भी इंस्टीट्यूट में वो जा रहा है और वहाँ उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो वहाँ से भी स्टैमरिंग के अप्रोक्सीमेट 4 से 6 कारण हो सकते हैं। स्टैमरिंग जेनेटिक भी हो सकती है, स्टैमरिंग फ्रेंडशिप से भी हो सकती है, कहीं फ्रेंड से रिलेटेड, कहीं बच्चे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर किया, बच्चे को बहुत मेंटल प्रेशर है, या वो जिस इंस्टीट्यूट में उस तरह से जा रहा तो वहाँ भी उस पर स्टैमरिंग होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कि अगर हम एक नॉर्मल इंटरव्यू कहीं किसी गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में कहीं इंटरव्यू में जाते हैं और वहाँ 4-5 लोग हमारे सामने इंटरव्यू के लिए बैठे रहते हैं, और वो हमारे से कोई भी क्वेश्चन पूछे, चाहे हमें कितनी अच्छी नॉलेज है, तो हमारा सबसे पहले मुंह रेड हो जाता है एकदम, और हम वहाँ से स्टैमर करना शुरू हो जाते हैं, जबकि हम बिल्कुल पूरी तरह से परफेक्ट है।
तो नई जगह जाने पे, क्योंकि वो जो 4 से 6 लोग हैं वो क्या पूछेंगे, वो किस तरह का उनका बिहेव है, और वो कौन लोग बैठे उसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं, तो अननोन लोगों के सामने भी स्टैमर हो सकता है। इसका मेन यही रीजन है कि वो साइकोलॉजिकल और मेंटल स्ट्रेस होता है। अगर आप मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल पूरी तरह से फिट रहेंगे तो पूरी तरह से स्टैमरिंग की कोई समस्या नहीं रहेगी। अक्सर हमने देखा है कि जो फ्रेंड सर्कल होते हैं उसमें से अगर कोई आदमी हकलाता है, उसकी आदत है, तो दूसरे लोग भी उसको चिढ़ाने के लिए मौज मस्ती में हकला के उससे बात करते हैं ताकि उसको चिढ़ा सके। तो जो हकला के बात कर रहा है जानबूझ के, क्या उसको भी समस्या हो सकती है? बिल्कुल, आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक हमारा एक समूह होता है, या हम किसी स्कूल में या अपने सोसाइटी में जहाँ रहते हैं, तो हमारे पास 5 या 7 बच्चे इस तरह होते हैं जिनसे हमारी दोस्ती होती है। तो अगर वो कम एज में है, पता चला कि 4-5 साल या 3 साल के बच्चे हैं और आपस में, और वो बच्चा 4-5 साल का बच्चा, उसने ये समझ लिया कि इस बच्चे को हकलाने की प्रॉब्लम है, और उस बच्चे ने बुली करने के लिए अपनी एक्टिंग करना शुरू कर दिया, तो हो सकता है इस तरह के बच्चे को भी स्टैमर होना शुरू हो जाए। पर लेकिन अगर यही पोजीशन हम बड़े में है, अगर कहीं 20 साल का, 18 साल का, 25 साल का बच्चा है, और वो वहाँ जाके इस तरह की बुली करने के लिए या तो उसकी एक्टिंग कर रहा या उसकी मजाक उड़ा रहा, तो उसमें इस तरह की समस्या नहीं होती। और यही स्टैमरिंग की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि 4 से 6 साल के बच्चे को तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जो उसके फ्रेंड सर्कल है या जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट है, उसको ये पता ही नहीं रहता कि स्टैमरिंग क्या होती है, मैं हकला रहा या नहीं, वो तो नॉर्मल मानता है। पर लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का होगा, तो वो स्पीच से रिलेटेड उसको पूरा पता लग जाएगा मुझे क्या प्रॉब्लम है, और सामने वाला मेरी बात को देख के क्यों हंस रहा, तो उससे वो साइकोलॉजिकल उसको प्रॉब्लम हो जाती है, और वो उसके बाद और स्टैमरिंग करना शुरू करता है। बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो दूसरे बच्चे हैं, या तो उनके, या अगर क्लासरूम में भी हमारे पे सब कुछ आने के बावजूद भी हम स्टैमर कर रहे हैं, और मुझे जानकारी है कि मैं तो स्टैमर करूँगा, तो मैं सारी कुछ जानते हुए भी सब कुछ बातों को मैं प्रेजेंटेशन नहीं करूँगा। और प्रेजेंटेशन न करने के बाद तो ये दिखाई देगा कि मेरा एजुकेशन में जो रोल है, या मैं एजुकेशन में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, बल्कि उसमें कभी कभी टीचर भी ये करती है कि इस तरह के बच्चे को प्रेजेंटेशन नहीं कराते, और इस तरह के बच्चों को क्लास में भाग लेने के लिए वो मना कर देती है, और उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। उसका भी एक अपना कारण, अगर उसने अटेंशन देना शुरू किया और उसने प्रेजेंटेशन कराना शुरू किया, तो उसको भी जानकारी है कि जो उस क्लास में 40 से 50 बच्चे हैं, वो उसके सामने तो नहीं हंसेंगे, पर लेकिन बाद में वो हंसेंगे भी और उस बच्चे के साथ भी बुली भी करेंगे। तो इस तरह के पेरेंट्स का मेरे यहाँ यही संदेश है कि वो इस तरह के बच्चे को, जैसे ही 4-6 साल का बच्चा हो, तो वो इमीडिएट स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाए और उसका असेसमेंट करा के उसकी प्रॉपर स्पीच थेरेपी कराए। तो स्टैमरिंग ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है जिससे कोई समस्या का ये समाधान नहीं होगा। स्टैमरिंग बिल्कुल पूरी तरह से निदान वाली समस्या है, और ये कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। ओके, तो हकलाने में दवाइयों से ट्रीटमेंट हो सकता है या उसकी जरूरत नहीं पड़ती? ये लोगों ने, कुछ डॉक्टर्स, अलग अलग पैथी के डॉक्टर्स हैं, मैं उनका खैर नाम तो नहीं लेना चाहता यहाँ से आपके उससे, पर लेकिन ये बिल्कुल पूरी तरह से रॉन्ग है। किसी भी पैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, स्पीच लैंग्वेज थेरेपी। और स्पीच लैंग्वेज थेरेपी में भी हम पर्टिकुलर कुछ एक्सरसाइज कराते हैं, और 35 से 40 मिनट का एक सेशन लेते हैं। उसमें हम उस बच्चे का जो साइकोलॉजिकल, बच्चा स्ट्रेस में है, उसके स्मार्टनेस पे, उसके स्पीच से रिलेटेड, और उसके बिहेवियर, जो वो उसे बिहेवियर प्रॉब्लम भी होना शुरू हो जाती है, इन सभी के ऊपर हम काम करते हैं। बाकी और कोई भी कहीं, ना इंडिया में ना किसी दूसरी कंट्री में, कोई मेडिसिन से रिलेटेड कोई समस्या का इससे निदान नहीं हो सकता, सिर्फ एक स्पीच लैंग्वेज थेरेपी है। और बच्चा अगर पूरी तरह से अपने आप में ये ठान ले कि मुझे बिल्कुल पूरी तरह से ठीक होना है, तो ऐसा भी नहीं है कि एक वो बिना स्पीच थेरेपिस्ट के भी बच्चा पूरी तरह से ठीक हो सकता है, अगर वो पूरी तरह से काम करे। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर कोई भी, हम किसी भी तरह का, चाहे वो योगा हो या और दूसरे तरह के, वो है कि रेगुलर यूं में रोज में डेली में अपना टीवी पे और दूसरे माध्यम से उनको एजुकेशन तो मिल रही, पर लेकिन उसको सुपरविजन के लिए किसी की रिक्वायरमेंट है। तो इसी तरह से एक स्पीच थेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट है, वो प्रॉपर सुपरवाइज करेगा और बच्चे को रेगुलर वे में वो 40 मिनट 50 मिनट की उसका एक्सरसाइज करेगा, तो उससे वो बच्चा घर में भी उसको फॉलोअप करना शुरू करेगा, और बच्चा पूरी तरह से जब काम करना शुरू करेगा तो स्पीच से रिलेटेड स्टैमरिंग की समस्या वो नहीं होगी।
ओके, थोड़ा तुतलाने पे बात करते हैं। क्या तुतलाना और हकलाना एक ही कंडीशन में होता है? तुतलाना कैसे हकलाने से अलग है? और ये मतलब मैंने देखा है बहुत अधिक उम्र के लगभग 30-30 साल के लोगों को मैंने तुतलाते हुए वो देखा है। तो तुतलाने के पीछे का मेन रीजन क्या है? जी, ये भी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये हकलाना और तुतलाना ये दोनों बिल्कुल एक अलग चीज़ है। हकलाना तो मैंने बोला स्टैमरिंग, जैसे मैं आपको दोनों का डिफरेंस बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पहले पूछा हकलाना, स्टैमरिंग, तो स्टैमरिंग में ये होता है मैं कल बाहर जाऊंगा, ये स्टैमरिंग क्यों हो गया। अब आपने पूछा तुतलाना, तुतलाना तो एक सामान्य उच्चारण दोष, आर्टिकुलेशन जिसको बोलते हैं मिस आर्टिकुलेशन, इसका भी एक फॉर्मूला है सोडा, सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन, डिस्टोर्शन और एडिशन। तो इसमें क्या होता है, जो आपका क्वेश्चन था कि तुतलाना, तो इसमें यह होता है कि जैसे मैंने कहा अब मैं कल, जैसे फॉर एग्जांपल कल या कार, तो मैं बोलूँगा मैं तल तार से आऊँगा, मैं कल तार से आऊँगा। तो हमने क्या किया, का की जगह हमने ता किया, हमने टंग को अपनी, अब हम बोल रहे हैं कार, उसमें बोला तार, हमने टंग को नीचे, जो टंग के नीचे के दांतों पे टच होनी है टंग, वहां ना टच करके उसको अपर टीथ पे टच किया, तो वो का की बजाय ता की साउंड आना शुरू हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला ढोलक, और ढोलक को हमने बोलिया दोलक, डा की जगह दा। तो इसमें अगर प्रॉब्लम होती है, जैसे का वर्ड है, तो का वर्ड में अगर प्रॉब्लम है, जैसे हमने बोला तल तार से दाएंगे, तो इसमें यह हो सकता है कि आपका का वर्ड जो है हमारा इनिशियल, मिडिल और फाइनल, जैसे कार, केला, कैसे, अकेला, पकाना, मकान, कार, केला, कैसे में इनिशियल में पोजीशन में का आ रहा है, अकेला, मकान, दुकान, इसमें का मिडिल पोजीशन में आ रहा है, चीकू, लौकी, लड़का, लड़की, इसमें का फाइनल पोजीशन में आ रहा है। तो पहले हम बच्चे का देखते हैं कि इनिशियल, मिडिल, फाइनल में का वर्ड ठीक है या नहीं है। और अगर का वर्ड फॉर एग्जाम्पल गलत होगा, तो का के साथ में खा भी गलत होगा, गा भी गलत होगा और गा भी गलत होगा। तो ये पूरी एक सीरीज होगी का, खा, गा, घा की। अगर का ठीक है तो आप मान के चलिए गा, घा, गा भी ऑटोमेटिक ठीक होगा। इसी तरह से अभी जैसे आपका चा, छा, जा, झा है, तो अगर चा ठीक है तो चा, छा, जा, झा ये सारे वर्ड ठीक होंगे, और अगर चा गलत है तो सारे वर्ड गलत होंगे। इसी तरह टा, ठा, डा, ढा, तो टा, ठा, डा, ढा में भी यही है। टा में हमारा क्या होता है कि टंग जो है हर्ड पायलेट पे टच हो रहा है, अगर हमने टा को ता बोल दिया ता, तो वो हमारा अपर टीथ पे हो रहा, पर लेकिन हर्ड पायलेट पे टच नहीं हो रहा। तो इस तरह से काम तुतलाने में और हकलाने में दोनों में ये डिफरेंस है। उसमें हम उच्चारण का दोष गलत करते हैं, एक वर्ड्स की जगह सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल मैं इस चेयर पे बैठा, आप सामने वाली चेयर पे बैठे, मैं आपको कहूं कि आप इस पे आ जाओ और आप, मैं उस पे जा रहा हूं, तो ये सब्स्टिट्यूट में हो गया। मेरे सब्स्टिट्यूट में आप आके बैठ गए और मैं आपके सब्स्टिट्यूट में आके बैठ गया, तो ये तुतलाने की समस्या है। ओके। और ये बहुत आसानी से ठीक हो सकती है। इस पे अगर हम पहले पूरा इनिशियल, मिडिल, फाइनल में हम देखते हैं कंसोनेंट और वोवल को चेक करते हैं कि किस किस जगह गलत हो रहा। ये अगर हम पूरी तरह से उसको चेक करने के बाद बच्चे को स्पीच थेरेपी, उसमें छोटा भी हो सकता है, उसमें 50 साल का भी हो सकता है, ऐसा नहीं। जैसे रावर्ड है, रावर्ड 50 साल का भी गलत बोल रहा बहुत साल, तो ये स्पीच थेरेपी के माध्यम से बिल्कुल पूरी तरह से क्योरेबल है। ओके, मैंने देखा है एक सोशल मीडिया पे एक लड़का है, बहुत वायरल है, वो चीता बोलता है अपने आप को, तो वो तोतला ही बोलता है और बड़े फ्रैंक तरीके से बोलता है, बड़ी स्पीड से बोलता है, अच्छे से वीडियो बनाता है, लेकिन पूरा तोतला है और अच्छे, और वो लोग उसको पसंद करते हैं कि कंटेंट उसका अच्छा है, मतलब कॉमेडी कंटेंट है, मस्त है। बट वो यही प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली शुरू कहाँ से होती है तुतलाने वाली? ये प्रॉब्लम बेसिकली जो शुरू होती है कि पेरेंट्स, जब बच्चा छोटा होता है 2 साल का, 4 साल का, उस समय ही बच्चा गलत, जैसे आपने देखा होगा बच्चा पानी की जगह मम बोल रहा है, तो उस समय तो पेरेंट्स को अच्छा लगता है, दूध की बजाय दूधू बोल रहा है, बल्कि बोल नहीं रहा, पेरेंट्स ही बोलते हैं खुद ही, मम दे दो, मम पिएगा, तो उस समय तो पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। पर लेकिन फिर वो धीरे धीरे बच्चा हैबिचुअल हो जाता है और बच्चे की हैबिट उसी तरह की हो जाती है। इसीलिए ये मेन समस्या हमारी स्टार्टिंग से ही होती है, ये
ऐसा नहीं है कि 10 साल के बाद या 15 साल बाद तुतलाने की प्रॉब्लम आती है। ये स्टार्टिंग से ही बच्चे की समस्या होती है, और इसमें खास तौर से जो अहम रोल है वो पेरेंट्स का ही रोल है, न कि बच्चे का। ओके, तो मतलब बच्चों को माँ बाप को जो है बच्चों के साथ में तुतला के बात नहीं करना चाहिए। जी, अगर बच्चे के साथ जैसे भी आप एक्टिविटी करेंगे तो पेरेंट्स को देख के ही पेरेंट्स की ही एक्टिविटी को बच्चा भी करना शुरू करेगा। तो इसलिए सभी से यही आग्रह है कि बच्चे के साथ स्टार्टिंग से ही बिल्कुल एकदम एक्यूरेट जो भी प्रॉपर उसका नाम है उसी तरह से अगर आप बोलेंगे तो आपको ये समस्या बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होगी। ओके, मैंने ना देखा है कुछ मतलब मेल फीमेल वॉइस को लेकर के क्या होता है कि कुछ लड़कों की आवाज़ लड़की जैसी होती है और कुछ लड़कियों की जो आवाज़ होती है वो लड़कों जैसी होती है। तो अक्सर लड़के जो है शर्माते हैं जिनकी आवाज़ जो है वो लड़की जैसी होती है, कुछ तो प्रैंक भी करते हैं लड़की बन के अपने दोस्तों के साथ में। तो वो नेचुरल है या या वो एक तरह की डेफिशिएंसी बोलेंगे या कोई प्रॉब्लम बोलेंगे या उसको बीमारी बोलेंगे? क्यों होता है कि कुछ लड़कों की आवाज़ लड़की जैसी होती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे पास अभी करीब 5 से 6 बच्चे इस तरह के आ रहे हैं। तो उसमें इस प्रॉब्लम को बोलते हैं पुबरफोनिया। पुबरफोनिया क्या होता है? इसमें वोकल कॉर्ड जो है वो वोकल कॉर्ड से जो साउंड आती है वो या तो हाई पिच होती है या लो पिच होती है। तो हाई पिच में क्या होता है, जैसे ही वो हाई पिच में बच्चा बोलता है तो अगर किसी की बच्चे की एज है 20 साल या 25 साल की एज और वो वॉइस है तो उसकी साउंड ऐसी आ रही है जैसी गर्ल्स। तो जैसे वो मोबाइल पे फोन पे बात करता है या किसी अननोन आदमी से बात करता है तो उसको ये दिखाई देता है कि ये जो है ये कोई गर्ल्स बोल रही। बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी का काम है, कहीं मेरे एक दो ऐसे जानने वाले लोग हैं जो अपने अच्छे बिजनेस को कर रहे हैं पर लेकिन वो इसी बात से प्रॉब्लम में है कि उनके पास कॉलिंग आती है और कॉलिंग आने के बाद वे कहते हैं कि मैडम बताइएगा क्या करें। तो उनको जैसे ही मैडम बात करेंगे तो वो मैडम के नाम सुनते के साथ ही उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि वो तो मेल है। तो इस तरह के उसके लिए वॉइस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। हम क्या करते हैं उसमें पुबरफोनिया में प्रॉपर उस बच्चे का वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट करेंगे और उस बच्चे के वॉइस की पिच को हम देखते हैं कि वॉइस की पिच का इंटोनेशन ये देखते हैं कि उसकी हाई पिच है या लो पिच है या मीडियम पिच है। तो उस पे ही हम वर्क करते हैं और इस तरह के बच्चा ये भी कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इस पर अगर हम अच्छे से काम करें तो ये 2 से 3 मंथ में बिल्कुल ठीक हो जाती है। बस ये जरूर है कि पेरेंट्स को भी जो बच्चा है उसको भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि पुबरफोनिया का जो पता ही लगता है 10 या 12 साल में पता लगेगा कि बच्चे की इस तरह की साउंड है। तो वो सब मैच्योर होते हैं। तो ये कोई बड़ा वो नहीं है। अगर आप अच्छे किसी एक्सपर्ट स्पीच थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं तो पुबरफोनिया की जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो बहुत आसानी से ठीक हो सकती है। और ये बड़ी एक समस्या ये है क्योंकि अगर किसी की एज 30 साल या 32 साल की कोई गर्ल्स है और वो बोल रहा मेल की तरह से और उसे किसी ने फोन पे ही ये कह दिया हाँ सर आप क्या बोल रहे हैं, तो उसे तो एकदम एक ट्रॉमा में चला जाएगा वो तो। और बल्कि यहाँ तक कि कई बच्चे तो ऐसे जो डिप्रेशन में चले गए। तो इस तरह की समस्या अगर किसी को है तो इस तरह की समस्या से निजात पाने के लिए आप प्रॉपर स्पीच थेरेपी कराएं। और पुबरफोनिया की समस्या बहुत आसानी से और बहुत इसमें कोई ऐसा बड़ा समस्या का वो नहीं है कि ये समाधान नहीं होगा। इस पर बस काम करने की जरूरत है, एकदम पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएंगे इसमें। इसके पीछे का कोज क्या होता है, किस कारण से ये वाली समस्याएं होती है मतलब लोगों? ये जो डेफिशिएंसी इसमें क्या होता है कि जो हमारा वोकल कॉर्ड है ये वोकल कॉर्ड जो है वो पूरी तरह से वाइब्रेट नहीं होता। वोकल कॉर्ड में ही जो साउंड होती है उसकी वॉइस, इंसान की जो वॉइस होती है वो वॉइस में या तो पिच लो हो जाती है हाई होती है। और इसका ऐसा कोई कारण नहीं है कि वो किसी को भी हो सकता है। और ये ज्यादातर जो प्रॉब्लम होगी ये प्रॉब्लम 10-12 साल से लेकर 18-20 साल के बच्चे को ही पता लगता है कि इसमें इस तरह की प्रॉब्लम हमें दिखाई दे रही है। क्योंकि कई बच्चे आपने देखा कि बहुत ही स्लो स्पीड में बहुत सॉफ्ट उसमें बात करते हैं। तो ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग से होती है पर लेकिन शुरू में पेरेंट्स भी या जो भी जानने वाले वो नहीं पकड़ पाते। और ये कोई ऐसा कोज नहीं है कि ये ऑटोमेटिक वैसे ही हो रहा। ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है और ये ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी बच्चे को ये मेडिकल प्रॉब्लम ज़्यादातर है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे को कुछ खाने से या कुछ पीने से या किसी के बराबर में किसी पड़ोसी को के बच्चे को किसी को पुबरफोनिया है या कोई और दूसरी ऐसी समस्या, इस तरह की कोई प्रॉब्लम
नहीं है। ओके, तो क्या करना चाहिए? जैसे मान लीजिए किसी पेरेंट्स को पता लगा कि उनके बच्चे की आवाज़ जो है, मतलब लड़का है तो लड़की जैसी आवाज़ है, तो क्या बताना चाहेंगे 3-4 चीज़ों पे कि उनको क्या ध्यान देना चाहिए जिससे कि हेल्प मिले आवाज़ ठीक करने में? उनको सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि उस बच्चे को हमें क्या करना होगा कि एक फ्लो में चलना पड़ेगा। पहले हम नीचे से बोलेंगे हमें जैसे बोलना मैं अभी पहले हम नीचे जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। एक तो साउंड को हमें मेंटेन करना होगा। एक कोशिश करना होगा कि वोकल कॉर्ड जो है इस तरह के वर्ड्स का हमें चयन करना चाहिए जिससे हमारा जो वोकल कॉर्ड जो वो ज़्यादातर अच्छे से वाइब्रेट होता रहे। तो उससे क्या होगा, जब वाइब्रेशन वोकल कॉर्ड में होगा तो उसकी साउंड जो है और उसकी वॉइस में थोड़ा सा बेटरमेंट धीरे धीरे होगा। उसका ऐसा कोई हमारे पास या किसी के पास ऐसा कोई समाधान नहीं है कि वो इमीडिएट पूरी तरह से ठीक होगा। ये है कि उसके साथ अगर 2-3 महीने अगर वो काम करेगा तो वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। सर, हमने ना अक्सर कुछ मिथ्स है स्पीच से रिलेटेड, हमने सुना है कि पहले की बहुत पुरानी मिथ्स है, लोग कहते थे, बूढ़े बुजुर्ग जो होते थे, कि अगर आपकी आवाज़ ठीक करनी है तो कौवे का या फिर वो चिड़िया का झूठा पानी पी लेना चाहिए, उससे आवाज़ अच्छी हो जाएगी। ये मिथ है, क्या सच है? ये पूरी तरह से मिथ है, बल्कि और ये हो सकता है अगर चिड़िया का कौवे का झूठा पानी पिया तो बच्चा बीमार भी हो सकता है। तो ये तो बड़े बुजुर्गों का एक फार्मूला वैसे ही था। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी इस तरह से कोई बच्चा ठीक हो सकता है। सिर्फ एक ही वो है कि बच्चे के साथ अगर फैमिली वाले भी, कोई ऐसा नहीं है कि स्पीच थेरेपिस्ट के पास ही जाएंगे तो क्या बच्चा बिल्कुल पूरी तरह से ठीक होगा। हम भी प्रॉपर एक यहाँ 40 से 50 मिनट का एक सेशन लेते हैं। उस सेशन में जिससे भी संबंधित उसको प्रॉब्लम है, जिस वर्ड से रिलेटेड या बच्चा डिलेड स्पीच है, उसी पे हम वर्क करते हैं और उसी पे प्रॉपर उसी से रिलेटेड सेंटेंस या कुछ हमारी एक्टिविटी है, कुछ एक्सरसाइज है, उन पे काम करते हैं। अगर पेरेंट्स भी घर पे पूरी तरह से अच्छे से काम करेगा तो बच्चा बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। बस हमारे में और उसमें क्या है कि एक तो हम कुछ थोड़ा सा हमारी टेक्निक है, एक्टिविटी है, जो भी हम क्या एक्सरसाइज करा रहे हैं, क्योंकि हमने लंबे टाइम तक एक को इस फील्ड में है और हमने ट्रेनिंग किया तो हमें थोड़ा जानकारी है। और पेरेंट्स भी ऐसा नहीं है, पेरेंट्स को भी नहीं जानकारी पर, लेकिन पेरेंट्स में और हमारे में क्या अंतर है कि हम और एक पेरेंट्स तो 1 दिन या 2 दिन काम करेगा और 1 या 2 दिन करने के बाद उसको इतना वो नहीं रहेगा, पेशेंस नहीं होगी और वो 1-2 दिन के बाद ही उसको छोड़ देगा। हम उसी वर्ड्स पे, फॉर एग्जाम्पल का वर्ड्स है या कोई दूसरा अन्य वर्ड्स है, अगर वो वर्ड्स क्लियर नहीं हो रहा तो हम उसी वर्ड्स पे पर्टिकुलर 8 से 10 दिन तक काम करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वर्ड्स 10 दिन नहीं तो 15 या 20 दिन पे होते हैं, तो उस पे वर्ड्स पे, सेंटेंस पे, उन पे काम करते हैं। तो हमारे जो भी थेरेपिस्ट है उनके अंदर पेशेंस होता है और वो एक ही चीज पर प्रॉपर वर्क करते रहते हैं और जब तक वो क्लियर नहीं होती तो वो आगे नहीं बढ़ते। पर लेकिन पेरेंट्स क्या चाहता है कि पेरेंट्स ये चाहता है कि मैं आज का इस बच्चे को का वर्ड्स बुलवाना सिखाऊं और ये कल तक ये बोलना एकदम परफेक्ट हो जाए। तो ये एक हमारे में और उसमें अंतर है। अन्यथा अगर एक आम आदमी भी अगर प्रॉपर उस बच्चे के साथ में या बड़े के साथ में या किसी को स्टैमरिंग, आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम या और दूसरे कुछ कोई समस्या है और वो अपने आप भी अच्छे से काम करे तो ऐसा कोई संभव नहीं है कि स्पीच थेरेपिस्ट के बिना भी बच्चा या बड़ा क्लियर बोल सकता है। पर लेकिन उसको पूरी तरह से उसके साथ लगन के साथ में फॉलोअप करना पड़ेगा, रेगुलर वे में करना पड़ेगा। ये नहीं है कि 2 दिन किया और 2 दिन के बाद 4 दिन उसने छोड़ दिया तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। ओके, कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग अपनी आवाज़ को मोटी करना चाहते हैं कि भारी आवाज़ निकले, दम हो आवाज़ में, वो सिगरेट पीना शुरू करते हैं। क्या सिगरेट पीने से आवाज़ भारी होती है? बिल्कुल पूरी तरह से, जैसे आप पहला मिथ्या था ऐसे ही ये है। ये तो और बहुत ज़्यादा, क्योंकि चलो उसमें तो हम पानी पी रहे झूठा, ये तो और सिगरेट और स्मोकिंग करना भी वातावरण को भी दूषित कर रहे हैं और अपने आप को भी, जो आपका फेफड़े है या दूसरी और प्रॉब्लम है, सिगरेट पीने से दिक्कत होती है तो वो भी और समस्या हो सकती है। तो इससे बिल्कुल पूरी तरह से रॉन्ग है। अगर आपको अपनी आवाज़ को एक सिंगर की आवाज़ की तरह से या एक बहुत लाउडली या एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ बनानी है तो आपको एक स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाए। स्पीच थेरेपिस्ट के पास इसका पूरी तरह से सॉल्यूशन है।
आप अपनी आवाज़ को सिंगर जैसी भी बनवा सकते हैं, आप अपनी आवाज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग भी बनवा सकते हैं, आप अपनी आवाज़ को पूरी तरह से पोलाइटली करवा सकते हैं, पर लेकिन उसमें ही आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। इसके लिए कम से कम 3 से 4 महीने आपको लगेंगे। थेरेपिस्ट के पास जाएंगे और थेरेपिस्ट जैसे जैसे बताएगा उसको फॉलो भी आपको करना पड़ेगा। पर लेकिन सिगरेट पीना तो बहुत ही ज़्यादा गलत है, और मैं तो सभी को ये संदेश दे रहा हूँ कि वो कुछ भी करे पर लेकिन इस तरह की एक्टिविटी ना करें। अच्छा, गरारे करने से, कभी गरारे करने से आवाज़ साफ होती है, वो ठीक है? नहीं, गरारे करने से आवाज़ नहीं साफ होती। हाँ, ये होता है कि अगर हमें कोई इस तरह की प्रॉब्लम है, गले में हमारे कोई खराश हो रही है या बलगम आया हुआ है कोई इस तरह का है, तो उसको हम अगर गरारे करते हैं, गरारे करने से, क्योंकि ये तो भारतीय संस्कृति की बहुत पुरानी प्रथा है कि लोग बाग पानी में हल्का सा गुनगुना करके उसमें नमक डाल के गरारे कर रहे हैं, तो उससे हमारे गले को थोड़ा सा राहत जरूर मिलेगी। ये बिल्कुल ठीक है, गरारे करने से फायदा होगा, पर लेकिन आवाज़ का भारीपन या पतलापन का उसका किसी तरह का कोई रोल नहीं है। अगर हमारे गले में किसी तरह की कुछ समस्या है तो वो थोड़ा सा साफ होने में उससे फायदा होगा। अच्छा, अपना कुछ 1-2 ऐसी थेरेपी एक्सरसाइज आप बताइए, ऐसे ही जो इजीली, मतलब जो बताने में भी आसान हो, और इजी जो लोग अपने वॉइस को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, उनको हेल्प मिले, अगर वो घर पे करना चाहे तो ऐसी कोई है? जी हाँ, मैं आपको एक, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा अभी आज का टॉपिक ज़्यादातर रहा स्टैमरिंग का, तो अगर हम स्टैमरिंग पे हम बात करेंगे और उसको किसी को भी अगर बात करनी है और स्टैमरिंग के लिए घर पे अगर प्रैक्टिस करनी, तो उसके लिए 2 हम टिप्स अभी आपको दे रहे हैं, और इसको आप 2 ही दिन करके देखें, 2 दिन में आपको इसमें चेंज दिखाई देगा, बल्कि इमीडिएट चेंज दिखाई देगा। नंबर 1 तो ये कि आप, हम हकलाने की बात कर रहे हैं ना? हम हकलाने की बात कर रहे हैं स्टैमरिंग की जी। अगर 2 दिन तक आपने ये एक्सरसाइज करी तो आपको इमीडिएट उसका असर दिखाई देगा, बल्कि फर्स्ट डे में ही दिखाई देगा। जैसे ही हम बात कर रहे हैं, आप टैपिंग, जो टैप करा, पहले टैपिंग मशीन थी, अभी कंप्यूटर आ गया, तो टैपिंग मशीन पे हम हर वर्ड्स पे जैसे ही कर एक वर्ड्स लिखते थे तो एक फिंगर हम मारते थे, फिर उसके बाद दूसरा फिंगर मारते थे, इसी तरह से हम टैपिंग करते थे। तो अगर हम स्पीड को स्लो करके, स्लो का उसका यही होगा कि हर टैपिंग पे एक वर्ड्स बोलेंगे। जैसे मुझे फॉर एग्जाम्पल स्टैमरिंग है तो मैं बोलूँगा मैं अभी अभी आया हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि हर वर्ड्स पे टैपिंग कर रहा हूँ, मैं एक के बाद एक स्पीड के साथ में नहीं चल रहा। अगर मैं स्पीड के साथ भी चलूंगा तो बिना टैपिंग के मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। और मैंने कहा मैं कल अभी आया था, तो मैं कल अभी, तो मैंने स्पीड के साथ बढ़ा, तो उसमें हमें स्टैमरिंग होगी। अगर हमने अभी से ये करना शुरू करा, मैं कल बाहर से आया था, तो इसमें क्या है कि एक पूरी तरह से जिसको प्रॉब्लम है उसका अटेंशन जो है फिंगर पे ये होगा कि मैं यहाँ अभी टच कर रहा हूँ, तो वो उससे आगे नहीं बढ़ेगा। एक ये हो गया, और एक ये मान के चलो, एक जिसको प्रॉब्लम है वो, और एक आपका जो मिरर है, जो ड्रेसिंग टेबल है, उसके सामने जब देखेंगे तो 2 लोग हो जाएंगे। उसको रूम को अपना बंद करें और वो उस बच्चे से जो भी सामने बैठा है, फॉर एग्जाम्पल राम की हम वो थेरेपी करा रहे, तो राम अपनी चेयर पे बैठा, राम सामने उसको मिरर में दिखाई दे रहा, दूसरा राम उसी का फेस दिखाई दे रहा, तो उसको ये देखना कि चेहरे पे किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। हमें आई से आई मिला के बात करना चाहिए, और उससे स्लो स्पीड से बात अगर हम करते रहेंगे तो हमें कहीं भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये फर्स्ट डे से ही होगा, पर लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन या 3 दिन किया और आप ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा समस्या का समाधान नहीं होगा। आप कंटिन्यू इसको 2 से 3 महीना करके देखिएगा, और मेरा अपना मानना है कि अगर 100% नहीं तो 60 से 70% स्टैमरिंग बिल्कुल पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएगी। ओके, जाते जाते ऑटिज्म पे थोड़ा बात करते हैं। ऑटिज्म मुझे लगता है ये बच्चों में उभरने वाली सबसे बड़ी बीमारी है आजकल। ऑटिज्म के बारे में थोड़ा बताइए, आपके अनुसार क्यों हो रहा है, क्या गलतियां कर रहे हैं पेरेंट्स? देखिएगा, आपका ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। अभी जो नया पिछले 10 साल या 15 साल का जो ट्रेंड है, जब हम 25 साल पहले इस फील्ड में आए तो ऑटिज्म के नाम पे हमें मात्र कभी 10 दिन में 15 दिन में अगर कोई हमारे क्लिनिक पे है या जहाँ हम दूसरी जगह काम कर रहे थे उस समय, तो वहाँ 1-2 बच्चा पूरे मंथ में आता था। पर लेकिन अभी जो नया, अभी वो पिछले 10 या 15 सालों में, अभी हमारे यहाँ दिल्ली में 4 सेंटर है,
उन 4 सेंटरों पे अगर पर डे जो बच्चा, अगर नया बच्चा आ रहा हो तो 3 से 4-5 बच्चा एक सेंटर पे आ रहा, जबकि पहले 2-3 बच्चे पूरे ही महीने में आते थे। आप ये लगा के चलिएगा अगर पूरे सेंटर पे हमारे एक सेंटर पे 35 से 40 बच्चा आ रहा, उस 40 बच्चे में करीब आप मान के चले कि 20 से 25 बच्चा वो ऑटिज्म से रिलेटेड आ रहा, जबकि पहले 20 से 25 तो सालों साल में नहीं आते थे। तो पेरेंट्स को एक स्पेशल ये ध्यान रखना कि हम सारा कुछ जो भी कुछ कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए करें, और फैमिली का मतलब ये है कि जो भी हमारी आने वाली जनरेशन हम उसके लिए ही सारा कुछ करेंगे। ये ऐसा नहीं कि हम पैसा कमाएंगे या हम अपना टाइम सुबह से लेकर शाम तक अपना रात तक एक ही काम में लगे रहेंगे। तो उससे हमें ये भी देखना है कि हमें अपनी फैमिली को भी देखना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जो हमारी जो नई जनरेशन है उसका ये है कि वो 30-32 साल 35 साल में अपनी मैरिज कर रहे हैं, और 30-32 साल में मैरिज करने के बाद भी वो 1-2 साल फिर ये देखेंगे कि मुझे जो हमें जो फैमिली प्लानिंग करना चाहिए वो 1 या 2 साल के बाद करना चाहिए। तो एक तो पूरी तरह से ये रॉन्ग है। कोशिश ये करें कि 25 से 30 साल के बीच में ही मैरिज हो जानी चाहिए, और मैरिज होने के बाद भी बच्चे का फैमिली प्लानिंग का विषय में सोचना चाहिए। उसके बारे में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम आपको वेट नहीं करना चाहिए। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है, और एक दूसरा ये है कि हमारी आज की जो ज़िंदगी है वो बहुत भाग दौड़ की ज़िंदगी है। ज्वाइंट फैमिली नहीं है, ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिली है। दोनों हस्बैंड वाइफ, या तो हस्बैंड किसी भी अपनी जॉब पे कर रहा है तो मल्टीनेशनल कंपनियों में, या किसी भी इस तरह के काम है जो सुबह से लेकर शाम तक वो अपने भाग दौड़ के उसमें काम कर रहा है। उसको पैसा भी ठीक मिल रहा, वो अच्छे ऑफिस में भी बैठा, पर लेकिन उसका ब्रेन जो है पूरी तरह से एक्टिव रहता है, और वो हमें देखने से तो दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल एकदम आराम कर रहा, पर लेकिन वो पूरी तरह से अपने काम में लगे हुए और बहुत ज़्यादा बिजी है। इसी तरह से फीमेल भी, वो भी अपना या तो जॉब में, या फिर उसका भी, उसे भी एक काम मिला है, वो भी अपना थोड़ा बहुत उसने हल्का फुल्का काम किया, और उसने भी मोबाइल या दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से वो भी अपना 4-4, 6-6, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे मोबाइल पर लगी हुई। उसको वो उधर ऑफिस में काम करे, उधर वो उधर काम कर रही। ब्रेन उसका भी पूरी तरह से एक्टिव हुआ है, और वो भी तो अपने काम में लगे हुए हैं। तो मेरा तो सभी से यही संदेश है कि जब भी आप फैमिली प्लानिंग करें तो आपको बिल्कुल पूरी तरह से नॉर्मल वे में, शांति के साथ, और इस तरह के बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल ना रखें, अपना शेड्यूल को रखें। क्योंकि ये हम आज अब जो है 1 से 2 बच्चे हमारे फैमिली में आ रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ रहे, और उसमें भी आपने बहुत जल्दबाजी में अगर बच्चे का वो किया तो बच्चे पे भी इस बात का असर होगा। क्योंकि जो भी हमने फैमिली प्लानिंग किया तो वो बच्चा भी जल्दबाजी में हो रहा है, और उस बच्चे पे भी धीरे 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 उसी का वो होगा। और वे बच्चे 1 से 1.5 साल तक तो आपको सबको दिखाई देगा बच्चा बहुत बढ़िया नॉर्मल बच्चा है, पर लेकिन वो 1.5 साल 2 साल बाद उसकी स्पीच से रिलेटेड या हाइपर एक्टिविटी, वो टो वॉकिंग पे चलना, सोशलाइजेशन ना करना, शाउटिंग करना, और बहुत सारी समय गोल गोल घूमना, सामान को इधर से उधर फेंक देना, बहुत चिड़चिड़ा होना, ये सारी समस्याएं इस तरह की। तो ऐसे पेरेंट्स को ये ध्यान रखना, अगर बच्चा है को जब भी आप फैमिली प्लानिंग की करें तो बिल्कुल एकदम बहुत ही नॉर्मल वे में, बहुत ही आप सिंपल उसमें रहे। आप बहुत ज़्यादा इस तरह के उसमें न रहे कि आप अपना भाग दौड़ में रहे। तो क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बच्चे आपके नहीं हो रहे, 1 या 2 बच्चे का ही आपने प्लानिंग किया, तो उसको आराम से करें, और उस बच्चे का पालन पोषण भी अच्छे से करें। अगर दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब में है तो एक को 6 महीने, साल भर, 2 साल इस तरह से बच्चा होने के बाद उस बच्चे पे प्रॉपर अटेंशन देना चाहिए। अगर उस बच्चे पर अटेंशन देंगे तो बच्चे में वो जो डेली रूटीन में जो एक्टिविटी होगी, जो मम्मी पापा से वो सीखता है, बच्चे का कोई सामान गिर गया तो आपने कहा गिर गया, लाओ दे दो, आ जाओ, तो जो डेली रूटीन में उसका एक्टिविटी वो बच्चे को मिलेगी, वो बच्चे को किसी आया के या किसी दूसरे माध्यम से नहीं मिलेगी। जो पेरेंट्स देगा वो दूसरा नहीं करेगा, ना वो इस तरह की समस्याओं से वो कर सकता, क्योंकि वो तो उसके यहाँ जॉब कर रहा। और एक पेरेंट्स है वो तो अगर बच्चा कुछ गलती करा तो उसे डांट भी सकता है, पर लेकिन एक आया या एक जो भी इस तरह का केयर टेकर है वो तो नहीं करेगा। तो इन सब को देखते हुए पेरेंट्स को ये ध्यान रखना कि आप में से, दोनों में से, मेल फीमेल में के कोई भी हो, वो एक आदमी को अपने बच्चे पे ध्यान रखना। 2-3 साल उस बच्चे की पूरी तरह से केयर करनी चाहिए। साइकोलॉजिकल उसका जो अटैचमेंट मदर फादर से होना चाहिए वो भी होनी चाहिए। क्योंकि आने वाले टाइम में आपने देखा अगर कोई इस तरह का बच्चा पूरी तरह से ठीक भी है तो वो पढ़ लिख के कुछ अच्छी जॉब पे है, उस पर भी चलेगा। तो बच्चे के साथ पेरेंट्स तो का तो अटैचमेंट शुरू से है ही नहीं। उसके बाद बच्चे को हॉस्टल में डाल दिया, दूसरी जगह कर दिया, तो बच्चे का अटैचमेंट खत्म। और फिर आने वाले समय में जब वो बच्चा 25 साल, 30 साल या 35 साल का हो गया और उसकी मैरिज होगी,
तो जो पेरेंट्स जो बड़े खुश हो रहे थे वो पेरेंट्स से पूरी तरह से कट गया। तो इस तरह से ये ध्यान रखना कि ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को, जैसे जो भी न्यू बॉर्न बेबी इसका है, उनको पूरा स्पेशल ध्यान रखना है। वो बच्चे के साथ में जो प्रॉपर एक्टिविटी थी उन्हीं एक्टिविटी को के साथ में काम करें। वो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कोई सामान या कोई मोबाइल या कोई टैब या दूसरा ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई इस तरह का इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग ना करें, जिससे बच्चे की अटेंशन उसी में ध्यान रहे और बच्चा आपस में कम्युनिकेशन करने की क्षमता ना हो। तो यही इन सभी चीजों पे ध्यान रखें और समय से फैमिली प्लानिंग को भी ध्यान रखना चाहिए। लास्ट सवाल है मेरा, 5 ऐसी टिप्स आप बताइए लोगों को जो जिनके न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, वो उनके साथ में करे जिससे कि उनको स्पीच से रिलेटेड समस्याएं ना हो। बिल्कुल, एकदम बहुत अच्छा। अभी जो है मैं आप 5 जो टिप्स है वो पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो 5 टिप्स सिर्फ पेरेंट्स के लिए है, न कि वो टिप्स हम उनको दे रहे पर लेकिन वो क्या नाम अपने आया को या दूसरे केयर टेकर को दे। कोशिश ये करे कि जो पेरेंट्स इस तरह के जिनके न्यू बॉर्न बेबी हैं वो उस बच्चे के साथ में रेगुलर वे में 2 से 3 घंटे 4 घंटे अपना पूरा टाइम निकाल कर रखे और उस टाइम में जो भी उनकी एक अब नहीं वो प्रॉब्लम आ रही है कि मोबाइल को हर समय रखते हैं, उस मोबाइल को 2 से 3 घंटे बिल्कुल उस बच्चे से अपने से बिल्कुल अलग रखें। और बच्चे के साथ में जैसे पुराने टाइम में छोटा बच्चा था जो 6 मंथ का था या 8 मंथ का या 1 ईयर का था, पर लेकिन उसकी मम्मी या पापा उससे ऐसे बातें करते थे जैसे 10 साल के बच्चे से बात कर रहे हैं। एक तो प्रॉपर बच्चे के साथ में स्पीच स्टिमुलेट होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा अभी 6 मंथ का नहीं तो 8 मंथ का या 9 मंथ का, वो भी धीरे धीरे जैसे वो करेगा आ तो वो भी कोशिश करेगा साउंड निकालने की। तो एक तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, जैसे बच्चा 1 साल या 1.5 साल का बच्चा हो गया तो बच्चे को एक खाने से रिलेटेड जो भी फास्ट फूड है उन फास्ट फूड को बिल्कुल पूरी तरह से ना दे, कोशिश करे होममेड ही इस तरह का वो करे, अगर कोई खाना अपने घर का बना हुआ खिलाए। और बच्चे को कोशिश करे कि बच्चा ऐसा करेगा कि कुछ सामान को वो खाने को नीचे गिरेगा, पर लेकिन कोशिश ये करना है कि पेरेंट्स उसको थोड़ा थोड़ा जरूर कभी क्या उसको खिलाने की कोशिश करे, पर लेकिन रेगुलर बच्चे को ऐसा ना करे कि उसके ऊपर ही आश्रित करे कि पेरेंट्स ही खिलाएगा तो बच्चा खाएगा, नहीं तो बच्चा नहीं खाएगा। तो ये भी बिल्कुल पूरी तरह से बंद करना चाहिए, फास्ट फूड को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। और बच्चे के लिए जो टॉयस होंगे वो टॉयस ऐसे रखे जिससे बच्चे में स्पीच से रिलेटेड उसमें प्रोग्रेस होगी। और बच्चे को जैसे गाड़ी कोई कार है या कोई स्कूटी है या कोई इस तरह की चीज है उसको खींच रहा है उसे, तो प्रॉपर मुंह से बोलना है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को बस उसको रिमोट वाली कार दी और रिमोट से लेके चले। तो अगर आप बच्चे के साथ में बात करेंगे, बच्चे कहेंगे बेटा कार लेके आओ, दे दो, बोल दे दो, तो अगर हम कुछ कुछ उसको वर्ड्स बोलेंगे तो वो भी कुछ कुछ टाइम बाद हमारी आवाज को रिपीट करना शुरू करेगा। ओके, ऐसे जिन बच्चों को स्पीच की समस्याएं हैं, तो अगर उनको डॉक्टर मुरली से मिलना है अपने बच्चों के लिए, कुछ पेरेंट्स को, तो उनको क्या करना पड़ेगा? आपसे मिलने के लिए पेरेंट्स को कैसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? जी, हमारे पास सोशल मीडिया के माध्यम से आपका इंस्टाग्राम हमारा पेज है और लिंक्डइन हमारे पास है, और बाकी हमारे सोशल मीडिया के हर अकाउंट्स पे हम एक्टिव है। इस माध्यम से भी आ सकते हैं और गूगल एडवर्ड या गूगल पे जितना भी हमारा हुआ है उस पे सब पे जो भी सोशल मीडिया है सब जगह हम एक्टिव है, अवेलेबल है, कहीं से भी आपको देख सकते हैं। एक CNH एक ऐप है जो कॉरपोरेट के लिए है पूरी ऑल इंडिया में, उस पे भी हम ऑनलाइन अवेलेबल है। और बाकी हमारे दिल्ली में दुर्गापुरी चौक सादरा में एक जेनेसिस न्यूरोजन के नाम से एक हमारा सेंटर यहाँ पर है, एक हमारा क्रॉस रिवर मॉल अपना कड़कड़डुमा कोर्ट के पास में 143 ऋषभ विहार, वहाँ पर भी हम अवेलेबल है। और दोनों जगह हमारे पास अवेलेबिलिटी है। आप कभी भी 11 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक आ सकते हैं। हमारे दोनों सेंटर ये खुले हुए हैं मंडे टू सैटरडे। और एक तीसरा सेंटर हमारा सेक्टर 18 वेव सिल्वर टावर GF9 ग्राउंड फ्लोर पे 9 नंबर हमारा हुआ है, वहाँ भी हमारा ओपन है। वहाँ भी आप किसी भी माध्यम से, आप ऑनलाइन के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आप कभी भी किसी समय भी आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुरली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, सभी को मेरा धन्यवाद।